मुझे लगता है कि मेरी आवाज और मेरा जो वीडियो है, ऑडियो है, वो बिल्कुल क्लियर आपके पास तक पहुंच रहा होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका जो वॉइस सेटिंग है वो हम ऑफ करने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे और जैसे ही मैं जैसे मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो मैं बीच बीच में वॉइस सेटिंग का ऑप्शन देके आपकी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भारत में अंग्रेजों का आगमन, तो ब्रिटिशर्स इन इंडिया, अंग्रेज, और इसका बेसिक मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर आज हम आपको शुरू से बता देते हैं। देखिए 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और ब्रिटेन में कुछ मर्चेंट एडवेंचर्स दल था। मर्चेंट एडवेंचर्स दल ये प्राइवेट लोगों का ग्रुप था और इन लोगों ने एक कंपनी स्थापित की थी जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बड़ा सा नाम था, वो आप ध्यान रखिएगा। द गवर्नर एंड कंपनी, क्या नाम था? द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। ये क्या छोटा सा नाम था कि बहुत लंबा नाम है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि नाम क्या था, लेकिन थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले भारत में एक अंग्रेज आता है, जॉन मिल्टन हॉल। तो उसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले भारत में आने वाला अंग्रेज कौन था, तो जॉन मिल्टन हॉल। तो उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ये पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, अकबर के काल में। अब मैं आपको ये भी समझाया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो वहां पर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार करने की ट्रेडिंग मोनोपोली दे दी थी, व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। लेकिन फिर जब जेम्स प्रथम वहां का शासक बना तो उसने ये ट्रेडिंग जो मोनोपोली थी, व्यापार करने का एक अधिकार था, वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। ट्रेडिंग मोनोपोली का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही व्यापार करेंगे भारत के साथ। हाँ, ये हमने पढ़ा दिया था, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे हो सकता है नए हों और क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया था लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ। तो जब इनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो अब ये भारत के जो शासक हैं उनसे व्यापारिक अनुमति मांगने के लिए ये लोग आएंगे। तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में वहां से कुछ आदमी आएंगे जो भारतीय शासकों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। तो उस क्रम में पहला जो अंग्रेज आता है दूत बनकर, वो था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस बोलते हैं इसको, विलियम हॉकिंस। जल्दी से इसको हम बता देते हैं। ये भारत आया 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत आता है और ये जेम्स प्रथम का एम्बेसडर बनकर आता है, जेम्स प्रथम का दूत बनकर आता है। और उस समय
भारत का शासक होता है जहांगीर, लेकिन ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आता है, लेकिन अकबर की डेथ हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो भारत में ये जहांगीर के दरबार में आता है, और जहांगीर के दरबार में जब ये आता है तो उससे कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले ये उतरता तो सूरत में है, लेकिन सूरत से ये कहाँ जाता है, आगरा जाता है। ठीक है, आगरा में जहांगीर से मुलाकात करता है, आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, और जहांगीर से ये फारसी भाषा में बात करता है। कौन सी भाषा में बात करता है, फारसी भाषा में बात करता है, और जहांगीर खुश हो जाता है। इसका पर्पज ही है, इसका मेन एजेंडा है कि जहांगीर को या भारत के शासक को हम खुश करें, और खुश करके उससे व्यापारिक रियायतें हासिल करें। तो 1608 में जब ये आया, फारसी भाषा में बात किया, जहांगीर इससे प्रसन्न हुआ और इसको खान की उपाधि देता है, खान। तो इसे बोला जाता है फिरंगी खान। तो वो कौन सा अंग्रेज था जिसे फिरंगी खान कहा जाता था, तो वो था विलियम हॉकिंस। ठीक है, और इसे सेना में 400 का मनसब देता है, इसमें मतलब 400 का मनसब देता है। ठीक है, तो इसे 400 का मनसब, मनसब क्या है, ये अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था, ये मुगलों की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, फिर ये इसे सूरत में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति देता है, सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन ये फैक्ट्री किसी कारण से अभी वहां पर स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन इसके पहले 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की, मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना कर ली 1611 में, और सूरत वाली फिर 1613 में स्थापित होती है, 1613 में सूरत में स्थापित होती है, सूरत में। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इस पर हम डिटेल में बता चुके थे। देखिए क्लास में हम लोग ज्यादा मतलब क्लास को टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि हमारा टाइम से सिलेबस भी आगे बढ़े। ठीक है, और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम वॉइस चैटिंग का ऑप्शन देंगे, बाद में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। और फिर हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे, तो डाउट सेशन में जिस जिस क्लास में किसी को कोई डाउट होता है तो वो हमसे डाउट सेशन में आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस आ चुका है। फिर इसके बाद आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 में आता है। इसके बाद सर टॉमस रो ये आता है 1615 में जहांगीर के दरबार में, और ये जहांगीर से अजमेर में मिलता है। कहाँ मिलता है, तो इसकी मुलाकात जहांगीर से कहाँ होती है, अजमेर में होती है। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, अजमेर में इसकी मुलाकात होती है। तो क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा लगभग 3 साल भारत में, और इसने भी बहुत सारी व्यापारिक रियायतें हासिल की। तो ये दो दूत जो बनकर आए हैं जेम्स प्रथम के, इनको जरूर याद रखिएगा। तो शुरुआती दौर में कंपनी का क्या मोटो था कि भारतीय शासकों से आए और उनसे व्यापारिक रियायतें हासिल करें, ताकि वो भारत के साथ बिना किसी बाधा व्यापार कर सके। तो शुरुआत में ये लोग व्यापारी रियायतें हासिल करते हैं, और फिर ये दूसरे चरण में स्थानीय शक्तियों से संघर्ष करते हैं, और जो यूरोप के और लोग आए थे उनसे संघर्ष करते हैं। और फिर जब इनका कंपटीशन भारत में खत्म हो जाता है, स्थानीय शक्तियों पर विजय हासिल कर लेते हैं, और ये यूरोपीय शक्तियों को भारत से बाहर भगा देते हैं, तो फिर ये भारत में व्यापार के साथ साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो शुरू में इनका नारा था भूभाग नहीं, केवल व्यापार, और बाद में इनका मोटो उलट जाता है और ये भारत की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो भारत में फिर ये विभिन्न केंद्रों की स्थापना करते हैं। वो विभिन्न केंद्र कौन कौन से हैं, तो हम लोग बात करते हैं अंग्रेजों के भारत में विभिन्न केंद्र, भारत में विभिन्न केंद्र। ठीक है, थोड़ा सा तेजी से हम क्लास को यहाँ पर आज पढ़ाएंगे, ताकि हमारा ये जो टॉपिक है आज 1 घंटे में पूरा कवर हो जाए। तो इसमें पहला जो है एक सुनहरा फरमान इनको 1632 में मिलता है, सुनहरा फरमान। बहुत ही सीक्वेंस में हम इसको पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सुनहरा फरमान ये 1632 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान
ये किससे मिला? तो ये मिला था गोलकुंडा के शासक से, ठीक है। तो गोलकुंडा के सुल्तान से ये सुनहरा फरमान मिला था। इसमें दो बातें याद रखना है, गोलकुंडा, गोलकुंडा के सुल्तान से क्या था, जब किसी को कुछ बहुत अच्छी चीज मिल जाती तो क्या कहते हैं, ये उसके लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। वॉइस आ रही, वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे होता है, हो सकता है भाई आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? एक बार आप लोग बताइए, वॉइस सेटिंग का ऑप्शन दिया है, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियरली शो हो रही है? यस और नो? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। ऑडियो और वीडियो दोनों आ रही है? यस सर, आ रही है। इसमें प्राची सेन लिख रही है सर, वो ऑडियो तो आ रही, वीडियो नहीं आ रही। तो हो सकता है आप लोगों के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। आज हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है वो सही हो गया है और हाई स्पीड में 100 MBPS की स्पीड में चल रहा है, तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं होगा। यस सर, आ रही है। ओके, तो चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो गोल्डन फरमान है, सुनहरा फरमान है, ये है क्या? इसमें ये था कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक, 500 पैगोडा वार्षिक के बदले गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी, व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये था इनके लिए सुनहरा फरमान। तो ये बहुत बड़ा अवसर था इनके लिए कि 500 रुपए, मतलब 500 पैगोडा देने हैं और 500 पैगोडा के बदले हमें गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह हैं उनसे व्यापार करने को छूट मिल गया है ना। तो ये 1632 में, ये अंग्रेजों के लिए बड़ी बात थी। इसको गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि अंग्रेज धीरे धीरे ये भारतीय शासकों को खुश करते हैं, किसी तरीके से मनाते हैं और फिर उनसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद ये 1633 में बालासोर और हरिहरपुरा में कारखाने स्थापित करते हैं। फिर अगला स्टेप लेते हैं 1633 में, ये 32 में है, तो हरिहरपुरा और बालासोर, हरिहरपुरा और बालासोर ये पड़ता था उड़ीसा में, उड़ीसा। यहाँ पर ये कारखाने स्थापित करते हैं, में कारखानों की स्थापना। तो कारखानों की स्थापना, तो शुरू में ये सब यही करेंगे, अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये बात है 1633 की। ये 1633 यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गोल्डन फरमान कब दिया गया था ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर अगले स्टेप में ये और आगे बढ़ते हैं और भारत में विभिन्न केंद्र की स्थापना जारी रखेंगे। फिर ये मद्रास में अपना कंसंट्रेट करते हैं, मद्रास, ठीक है। अगला जो है वो मद्रास को ये कंसंट्रेट करते हैं। ये वहां का एक लोकल शासक होता है चंद्रगिरी, है ना, चंद्रगिरी का एक राजा होता है। तो एक आदमी होता है फ्रांसिस डे, ये एक अंग्रेज था, फ्रांसिस डे। और इस फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया, मद्रास पट्टे पर ले लिया। पट्टा मतलब लीज, पट्टे पर ले लिया, ठीक है, मद्रास पट्टे पर ले लिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे नाम के अंग्रेज ने मद्रास पट्टे पर ले लिया और यहीं पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। एक किला था
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक करिएगा, ये पीसीएस में पूछा गया। तो अंग्रेजों का जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था वो कहां पर स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो मद्रास में भी इन्होंने अपना केंद्र स्थापित कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि इस समय ये अंग्रेज भारत में विभिन्न केंद्रों की स्थापना करते हैं, विभिन्न केंद्रों की स्थापना अभी कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करेंगे। इसके बाद इनका कंसंट्रेशन मतलब आगे जारी रहेगा। फिर ये हुगली में कारखाना बना लेंगे। तो 1651 में हुगली में ये 1651 में कारखाने की स्थापना कर लेते हैं। तो 1651 में हुगली में इन्होंने कारखाना स्थापित किया। तो बंगाल में इनका प्रथम कारखाना ये माना जाता है और ये ब्रिजमैन के नेतृत्व में बना था। ये किसके नेतृत्व में बना था? ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज था। ब्रिजमैन के नेतृत्व में ये हुगली का कारखाना स्थापित हुआ था 1651 में। इसके बाद बंगाल का एक सूबेदार होता है शाह शुजा। इसको मैं यहीं पर बता देता हूं। बंगाल का सूबेदार शाह शुजा, बंगाल का सूबेदार शाह शुजा। देखिए यहाँ पर जो लेक्चर हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है, ज्यादातर बच्चे हिंदी में हैं, लेकिन जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा ऐप पर वो बाइलिंगुअल होगा। क्लास के बाद स्टडी मटेरियल अपलोड कर लिया जाएगा, मतलब कर दिया जाएगा और आप लोग ऐप पर विजिट करके स्टडी मटेरियल वहां से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो सारी फैसिलिटीज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। लेक्चर को सही से केवल सुनिए, जो चीजें आपको लगती हैं उसे आप कॉपी पेन लेके आप बाकायदा नोट्स बनाइए और आप लिखते रहिए साथ साथ में। चूंकि लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा तो आप इसे बार बार भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो जो हम पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल के रूप में देंगे उसमें कुछ बातें क्लास से अलग भी हो सकती हैं और क्लास की कुछ बातें स्टडी मटेरियल से अलग भी हो सकती हैं। तो आप क्लास से पढ़कर क्लास नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो बंगाल का सूबेदार शाह शुजा होता है और ये 1651 में ही एक फरमान जारी करता है। 1651 में फरमान जारी करता है, फरमान जारी करता है। इसने फरमान जारी किया, क्या था इस फरमान में? इस फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया जाएगा। इस फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार दे दिया गया, व्यापारिक विशेषाधिकार दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया। तो इससे शाह शुजा को क्या फायदा होगा? तो शाह शुजा कहता है कि हम आपको बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप लोग 3000 रुपए वार्षिक देते रहोगे। कितना? 3000 रुपए कैसा? वार्षिक देते रहोगे और आपको बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया जा रहा है इस फरमान के तहत। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये सूबेदार कौन होता है? ये सूबेदार एक्चुअल में आज जैसे प्रांतों में गवर्नर होते हैं, मुगल काल में जो मुगल साम्राज्य था उनके जो सूबे होते थे, सूबे का शासक सूबेदार कहलाता था, है ना। तो आज के गवर्नर और उस समय का सूबेदार, तो ये मुगल सूबेदार था शाह शुजा बंगाल में। ओके, तो 1651 तक की कहानी आपने यहां तक समझी। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग चलते हैं बॉम्बे की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बॉम्बे की तरफ। क्लास को बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। आप ये मानिएगा कि जैसे आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िएगा, आप कंफर्ट जोन में मत रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग कंफर्ट जोन में बैठ गए या लेट गए और नींद आ गई आपको क्लास देखते देखते। बिल्कुल आप टेबल चेयर पे बैठिए अलर्ट होकर और क्लास को अटेंड करिए, ठीक है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे क्लास से। अब बात करते हैं हम लोग बॉम्बे की। तो बॉम्बे का मामला क्या था? बॉम्बे का मामला,
एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। यहाँ पर 1661 और 1668 ये समय है, 1661 और 1668 का टाइम है। बॉम्बे का मामला देखिए ये क्या है। बॉम्बे जो था, बॉम्बे जो था यहाँ पर लगभग ये एक्चुअल में पुर्तगालियों की बस्ती थी। ये किसकी बस्ती थी? पोर्टुगीज की बस्ती थी, पुर्तगालियों की बस्ती थी। पुर्तगाली, ये पुर्तगाली यहाँ पर कब्जा जमाए हुए थे। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच भी आ गए थे। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच भी आ गए थे, और डचों के बाद अंग्रेज आ गए थे, डचों के बाद अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, तो जब पुर्तगालियों को लगा कि डचों से हमें बॉम्बे को लेकर खतरा है, डचों से हमें बॉम्बे को लेकर खतरा है, तो इन पुर्तगालियों ने बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया अंग्रेजों को, बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया अंग्रेजों को। ठीक है, कैसे बॉम्बे ट्रांसफर किया अंग्रेजों को, कैसे, बात समझिए। हुआ क्या, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा, पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा, राजकुमारी नाम था कैथरीन ब्रेगांजा, कैथरीन ब्रेगांजा। इसका विवाह चार्ल्स सेकेंड, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड से कर दिया, चार्ल्स सेकेंड से कर दिया। इसका विवाह किससे किया? चार्ल्स सेकेंड से। और उस विवाह में बॉम्बे को दहेज में दे दिया, बॉम्बे को दहेज में दे दिया, बॉम्बे को दहेज में दे दिया। अब आप समझिएगा कि देखिए विवाह कर रहे हैं ये लोग और दहेज देने आ रहे हैं भारत से, है ना। तो भारत के नगरों को दहेज में दे रहे हैं। आप देख लीजिए, इसका मतलब भारतीय शासक क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्या? तो इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि मुगल साम्राज्य पतन की अवस्था में है और जो स्थानीय शक्तियां हैं वो भी इतनी मजबूत नहीं है। इसलिए ये लोग भारत में आकर पूरा गेम खेल रहे हैं। तो शादियां करते हैं ये और दहेज में देते हैं भारतीय नगर। आप देखिए, तो बॉम्बे चला गया अंग्रेजों के पास। अब चार्ल्स सेकेंड सोचता है कि हम क्या करेंगे इस बॉम्बे का, हम क्या करेंगे इस बॉम्बे का, हम तो रहते हैं ब्रिटेन में। तो ये चार्ल्स सेकेंड क्या करता है, इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है। तो 1668 में, 1668 में चार्ल्स सेकेंड इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है किराए पर, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को, बीईआईसी, बीईआईसी को ये बॉम्बे किराए पर दे देता है, बॉम्बे किराए पर दे देता है, किराए पर दे देता है। कितना किराया लेता है? ये लेता है 10 पौंड वार्षिक। कितना किराया लेता है? 10 पौंड वार्षिक, 10 पौंड वार्षिक किराए पर ये बॉम्बे दे देता है। तो जो बॉम्बे पुर्तगालियों की बस्ती हुआ करती थी वो अंग्रेजों के पास चली जाती है। मामला क्या है ये आपके सामने है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, इसको मैं रब करता हूं। अब आप देखिए आगे क्या होता है। तो अब बॉम्बे में आ जाते हैं अंग्रेज। अब पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से ये बॉम्बे चला जाता है अंग्रेज, और अंग्रेज में यहाँ पर बीईआईसी, हमने यहाँ पर लिख दिया बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब होता क्या है, बॉम्बे का एक गवर्नर बनता है जिसका नाम होता है जेराल्ड ओंगियार। ठीक है, तो यहाँ का जो गवर्नर बनाया जाता है वो होता है जेराल्ड ओंगियार, या गेराल्ड भी लिखा रहता है, ओंगियार। तो ये जो गेराल्ड ओंगियार है, इसे बॉम्बे का महानतम संस्थापक माना जाता है। ग्रेट फाउंडर ऑफ बॉम्बे वाज गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, तो ये यहाँ का महानतम संस्थापक माना जाता है, महानतम संस्थापक माना जाता है। तो बॉम्बे का महानतम संस्थापक किसको माना जाता है? ध्यान रखिएगा, गेराल्ड ओंगियार को। और ये क्यों महानतम संस्थापक है? इसने वहां पर एक टकसाल भी स्थापित किया था, है ना, मिंट, टकसाल, टकसाल मिंट बोलते हैं, टकसाल स्थापित किया।
टकसाल स्थापित किया। टकसाल का काम क्या होता है, यहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, यहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे में अंग्रेज अपने सिक्के भी बना के चलाने लगे। अब आप देखिएगा कि ये यूरोपीय शक्तियां भारत में अपने सिक्के बना के चलाने लगे। धीरे धीरे कैसे ये शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं, आप देखते रहिएगा गेम कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो बॉम्बे में सिक्के ढाल रहे हैं, ये किसी दिन पूरे मुगल भारत में चलना शुरू हो जाएंगे, और जब पूरे पूरे भारत में चलने लगेंगे तो ये एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई बॉम्बे की। अब आप ये बताइए कि मैं आपको बिल्कुल एक वॉइस चैट का ऑप्शन दे रहा हूं, और आप जल्दी से बताइए है या सब लोग यहाँ सर पैगोडा बता दीजिए, सर पैगोडा बता दीजिए क्या होता सोने है। के सिक्के होते हैं, पैगोडा सोने के सिक्के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक समझ में आया? सर मनसब बता दीजिए। 400 मनसब अभी हम डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे। मनसबदारी व्यवस्था मुगलों ने शुरू की थी, अकबर ने। अकबर की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर मनसबदारी सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। सर आपने ये कहा था ना 400 का मनसब, मतलब क्या दिया था? 400 का मनसब दिया था, 400 का एक पद दे दिया था, ये मान लीजिए। यस सर। मनसबदारी व्यवस्था एक बड़ा टॉपिक है। जब हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तब मनसबदारी क्लियर करेंगे, क्योंकि मनसबदारी हम समझाने लगेंगे क्लास भटक जाएगा, और क्लास बहुत ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बॉम्बे वाला मामला, मैं ये पूछ रहा हूँ। आ गया सर, आ गया। ओके, यस सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंग्रेज और मुगल शासक औरंगजेब के बीच एक संघर्ष भी होता है। तो एक ये छोटा सा संघर्ष भी है। तो ये अंग्रेज वर्सेस औरंगजेब, अंग्रेज वर्सेस औरंगजेब। औरंगजेब काफी शक्तिशाली शासक है मुगलों में। तो जब अंग्रेजों को बहुत सारी छूट प्रदान कर दी गई भारत में व्यापार करने की, लेकिन ये अंग्रेज धीरे धीरे सीमाओं को लांघना शुरू कर देते हैं और ये काफी उद्दंड हो जाते हैं। तो औरंगजेब 1686 में इन्हें सबक सिखाता है, 1686 में इन्हें सबक सिखाता है। औरंगजेब इनके ऊपर हमला कर देता है, और ये अंग्रेज अपनी जान बचाकर भागते हैं और बंगाल की खाड़ी में एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेते हैं, अपनी जान बचाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर, एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेते हैं और अपनी जान बचाते हैं। ये भाग जाते हैं। लेकिन एक अंग्रेज इसमें होता है जिसका नाम होता है जॉब चॉर्नॉक। जॉब चॉर्नॉक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जॉब चॉर्नॉक नाम का एक अंग्रेज आदमी है, जॉब चॉर्नॉक। ये बटरिंग करता है जाकर औरंगजेब से, मतलब मक्खन पॉलिश करता है, मतलब ये मध्यस्थता करता है। तो जॉब चॉर्नॉक की मध्यस्थता में समझौता हो जाता है। समझौता हुआ, समझौता भी जॉब चॉर्नॉक ने औरंगजेब के सामने जाकर बटरिंग की कि भाई इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आप तो भारत के शहंशाह हिंदुस्तान हैं, तो माफ कर दीजिए। तो औरंगजेब ने इन्हें माफ कर दिया और फिर से इन्हें मौका दिया, पुनः बंगाल में लौटने का। तो समझौता हुआ और ये पुनः बंगाल में आ जाते हैं, पुनः बंगाल में अंग्रेज आ जाते हैं, पुनः बंगाल में अंग्रेज आ जाते हैं। तो अब अंग्रेजों के बीच में एक हीरो बन जाता है जॉब चॉर्नॉक नाम का व्यक्ति। जॉब चॉर्नॉक की मध्यस्थता में ये सारा काम होता है और इसका वैल्यू बहुत ज्यादा जॉब चॉर्नॉक का बढ़ जाता है। अब
ये जो जॉब चौरनॉक होता है, ये 1690 में बंगाल में कंपनी का एजेंट बना दिया जाता है। तो इस घटना के बाद जॉब चौरनॉक को बंगाल में कंपनी का एजेंट बना दिया जाता है। तो 1690 में जॉब चौरनॉक को बंगाल में कंपनी का एजेंट बना दिया गया, कंपनी का एजेंट बना दिया गया। तो एजेंट बन जाता है। अब ये क्या करता है, 1691 में सूतानदी में ये अंग्रेजों की एक फैक्ट्री लगा देता है। कि 1691 में बंगाल में एक जगह है सूतानदी में एक ये एक मतलब फैक्ट्री की स्थापना करता है। सूतानदी में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना करता है, अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना कर देता है, अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना कर देता है। तो धीरे धीरे ये बंगाल पर कब्जा करना शुरू करेंगे। तो बॉम्बे का मामला देखा, अब ये कंसंट्रेट कर रहे हैं बंगाल की तरफ। तो बंगाल में ये एक फैक्ट्री लगा देता है, कौन, जॉब चौरनॉक 1691 में, और जगह क्या है, सूतानदी। ये ईयर याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन इस जगह का नाम आप याद रखिएगा। तो ये वहां पर एक फैक्ट्री लगा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर बंगाल का एक सूबेदार होता है अजीम उस्सान। अभी थोड़ी देर पहले हमने बंगाल का सूबेदार सासुजा बताया था, अब बंगाल का सूबेदार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बंगाल का सूबेदार होता है अजीम उस्सान, बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान, अजीम उस्सान, अजीम उस्सान। देखिए क्लास हमारा बिल्कुल बेसिक से है, 0 से है, और वहां तक जहां तक हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक। एक एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो अजीम उस्सान की यहाँ पर एक अनुमति होती है, कि अनुमति, ये क्या अनुमति देता है अंग्रेजों को, आइए समझते हैं। ये बात है 1698-99 की। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सन आपको रटने नहीं है, ये सन आपको नहीं रटने हैं, ये याद नहीं करने। ये सिर्फ हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि आप ये इतना कनेक्ट कर पाए ये बात किस टाइम की है। तो ये लगभग 17वीं शताब्दी का लास्ट है, बिल्कुल, है ना। तो एंड ऑफ 17th सेंचुरी की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये एक अनुमति देता है, और अनुमति क्या देता है कि 3 गांव हैं वहां पर, 3 गांवों का नाम है सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता। ये 3 गांव, सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता, ये 3 गांव हैं, ध्यान से समझना। ये 3 गांव हैं, ये 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है। 3 गांवों की जमींदारी, ये गांव कौन है, सूतानदी, गोविंदपुर, कालीकाता, याद कर लेना, कि जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, अंग्रेजों को दी, ये अनुमति दे देते हैं, ठीक है। और कहता है इसके बदले में इसे 1200 रुपए वार्षिक देने होंगे। अंग्रेज इसे 1200 रुपए वार्षिक दे देंगे। कितना देंगे, 1200 रुपए, 1200 रुपए क्या देंगे, वार्षिक। और इसके बदले इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये अनुमति किसने दी है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने, ठीक है। अब ध्यान से बातों को समझना। अब आप देखिएगा कि इन 3 गांवों का जमींदार पहले कोई और रहा होगा, इन 3 गांवों का जमींदार पहले कोई रहा होगा। तो अंग्रेजों को इसकी जमींदारी देने के पहले उस जमींदार से जमींदारी छीनी गई होगी और फिर अंग्रेजों को दी गई होगी। तो अब मुद्दा यहां पर उठता है कि वो जमींदार था कौन, इसके पहले जमींदार कौन था। तो इसके पहले जमींदार था इब्राहिम खां। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक नाम है इब्राहिम खां,
इब्राहिम खां, ये पूर्व जमींदार था इन गांवों का, पूर्व जमींदार, ये पूर्व जमींदार था, यानी पहले जमींदार ये था। तो जब बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अनुमति दी इनको जमींदारी देने की, तो ये जमींदारी छीनी किससे गई होगी? इब्राहिम खां से। अब ध्यान से समझिएगा, इब्राहिम खां से जमींदारी राइट छीनकर अंग्रेजों को दे दिए गए, अंग्रेजों को दे दिए गए। और उसके बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया? 1200 रुपए वार्षिक दिया। तो अब दो क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सूतानदी, गोविंदपुर और कालिकाता की जमींदारी अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुई? तो आंसर लगाओगे वो जमींदार कौन था जिससे प्राप्त हुई? इब्राहिम खां। और किसकी अनुमति से प्राप्त हुई? तो वो था बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान। अब इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं? आप जल्दी से आप वॉइस चैटिंग में, ये क्लियर हुई या नहीं? यस सर। क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस सर। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके ओके। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर भारत में अंग्रेज अब जमींदारी भी प्राप्त करने लगे, अब जमींदारी राइट इनको मिलने लगे, तो अब ये और धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या? यही तीनों गांवों को मिलाकर, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर, सूतानदी, गोविंदपुर, कालिकाता, इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चौरनॉक कलकत्ता शहर की नींव डाल देगा, कलकत्ता शहर की स्थापना कर देगा। तो जॉब चौरनॉक कलकत्ता शहर की नींव रखता है, कलकत्ता शहर की नींव रखता है, इसकी स्थापना कर देता है, इसकी फाउंडेशन रख देता है। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनॉक को माना जाता है। तो कलकत्ता शुरू में 3 गांव से मिलकर बना था शुरुआत में, फिर आगे चलकर कलकत्ता में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और इस कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन किया गया। यहाँ पर एक किला बनवाया गया जिसको कहते हैं फोर्ट विलियम। तो यहाँ पर एक किला बनवाया गया, तो उस किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। तो कलकत्ता का डेवलपमेंट हुआ और वहां पर फोर्ट विलियम नाम का एक किला स्थापित किया गया। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ था? मद्रास में। और फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर फोर्ट विलियम नाम का एक किला बना दिया गया। और 1700 ईस्वी में ये पहला प्रेसिडेंसी नगर बनता है। तो ये अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर बनता है, प्रेसिडेंसी नगर बन जाता है। तो ये प्रेसिडेंसी नगर बन जाता है और इसका प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर बनाया जाता है। तो इस प्रेसिडेंसी नगर का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर कौन बनता है? सर चार्ल्स आयर बनता है इसका प्रथम गवर्नर। ओके, तो ये कहानी थी हमारी बंगाल वाली। तो मद्रास की कहानी देखी आपने, बॉम्बे की कहानी देखी और अब आपने बंगाल की कहानी देखी। तो ये इन जगहों पर ये अपने केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं। अब आप देखिएगा आगे और बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, फारुखशियर। फारुखशियर का 1717 का शाही फरमान, फारुखशियर का 1717 का शाही फरमान, शाही फरमान। ये फारुखशियर कौन है? फारुखशियर मुगल बादशाह है। औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और औरंगजेब के मरने के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है और बहादुर शाह के बाद फिर जहांदार शाह बनता है और जहांदार शाह के बाद फिर फारुखशियर बनता है। और फारुखशियर जो ये मुगल बादशाह होता है, ये 1713 से 1719 तक शासक रहता है। ठीक है, तो ये बात है 1717 की, यानी उसके मरने के 2 साल पहले की बात है। ठीक है, तो शाही फरमान क्या होता है? जो सरकार की तरफ से जारी किया जाता है उसे रॉयल बोलते हैं, रॉयल फरमान, यानी एक आदेश पत्र होता है। ठीक है, तो जानते हो ये है क्या?
बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं, ये है क्या, मामला क्या है। देखो, जो फर्रुखियर था ये एक बीमारी से ग्रसित था, इसको कोई बीमारी हो गई थी, तो एक लाइलाज बीमारी थी, मतलब काफी दर्दनाक बीमारी थी, पेनफुल इलनेस था। तो वहां से अंग्रेजों के यहाँ से एक दूत मंडल आता है इसके दरबार में, और दूत मंडल बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत आया था। दूत मंडल सिर्फ इस उद्देश्य से आया था, उसका एजेंडा क्या था कि भारत जाओ और फर्रुखियर का ट्रीटमेंट करो, उसका इलाज करो, उसको क्योर कर दो, है ना। और जब उसको आप ठीक कर दोगे तो फिर वो खुश हो जाएगा और आपको मुंह मांगा इनाम दे देगा। तो इस सोची समझी रणनीति के तहत एक दूत मंडल आता है, अंग्रेज दूत मंडल आता है जॉन सूरमन के नेतृत्व में, जॉन सूरमन के नेतृत्व में, ये उसका हेड था, ठीक है। तो जॉन सूरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत आया, ये अंग्रेज दूत मंडल था। इस दूत मंडल में एक डॉक्टर भी आया था। डॉक्टर को ये लोग क्यों लेके आए थे, क्योंकि इनको पता था कि एक डॉक्टर लेके जाएंगे तो हम मुगल बादशाह की का मतलब इलाज करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें एक डॉक्टर आता है साथ में, उस डॉक्टर का नाम होता है विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन, हैमिल्टन ये एक सर्जन था, ये एक सर्जन था, डॉक्टर था, ठीक है। और दूसरा इसमें एडवर्ड स्टीफेंसन था, एडवर्ड स्टीफेंसन, एडवर्ड, इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन था। और यहाँ पर एक ख्वाजा सेहुर्द था, ख्वाजा सेहुर्द, ये एक दो भाषिया था, ये एक मतलब उसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था, ठीक है। तो ये आर्मेनियन दुभाषिया था, इंटरप्रेटर है ना, ये क्या था, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ये एक दुभाषिया था, ठीक है, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता था, है ना, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये लोग आए थे, तो किसके नेतृत्व में ये दूत मंडल आया था, जॉन सूरमन इसका हेड था, और इसके साथ 3 लोग आए थे, इसमें विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था। उद्देश्य क्या था इस दूत मंडल का, उद्देश्य था कुछ और अधिक व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। तब क्या हुआ, हैमिल्टन द्वारा फर्रुखियर का इलाज किया गया, हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखियर का इलाज किया गया और फर्रुखियर ठीक हो गया। तो परिणाम स्वरूप ठीक होने के बाद फर्रुखियर खुश होकर ये क्या करता है, अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करता है, अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करता है। इसी फरमान को भारतीय इतिहास में 1717 का शाही फरमान कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस फरमान में क्या बातें थी, अब जानते हैं इस फरमान में बातें क्या थी, ठीक है। चलो देखते हैं इस शाही फरमान में क्या क्या बातें थी, आइए देखते हैं। तो पहली बात, ध्यान से समझना इसको, पहली बात यह थी कि अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड करने का राइट दे दिया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड का विशेषाधिकार, यानी कर मुक्त व्यापार आप करिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, सिर्फ आपको 3000 रुपए वार्षिक देना है। बदले में क्या देना है, 3000 रुपए वार्षिक, 3000 रुपए वार्षिक देने हैं बदले में, और कोई टैक्स नहीं देना है, यानी ये है टैक्स फ्री ट्रेड। इसी को कहा जाता है दस्तक का अधिकार, फ्री पास, इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ दस्तक का अधिकार, इसको बोला जाता है फ्री पास, यानी एक ऐसा पास दे दिया गया है जिसके लिए
उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, केवल 3,000 रुपए वार्षिक देने होंगे। इसको बोलते हैं दस्तक का अधिकार। यही दस्तक का अधिकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण बनेगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक तो फरमान में ये बात कही गई, दूसरी, इस फरमान के द्वारा कंपनी को, ध्यान से समझिएगा, दूसरी बात, ये एक बात थी, ठीक है, इसी फरमान में दूसरी बात, मतलब ये जो फरमान है 1717 वाला, इसमें कि अंग्रेजों को बंगाल के आसपास 38 गांव, 38 विलेजेस, 38 गांव को खरीदने का अधिकार दे दिया गया, यानी अंग्रेज भारत में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, अंग्रेज भारत में अब प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ओके, कितनी बड़ी पावर यहां से मिल जाएगी इनको, ठीक। और अब देखिएगा तीसरी बात, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अंग्रेजों ने बॉम्बे में एक टकसाल स्थापित की थी, है ना, मिंट स्थापित की थी, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती थी और वो सिक्के बॉम्बे के आसपास वाले क्षेत्र में चलते थे। लेकिन इस फरमान के तहत फर्रुखसियर ने बोला कि आपके जो बॉम्बे में सिक्के ढाले जाते हैं वो संपूर्ण मुगल भारत में चलेंगे, है ना। तो बॉम्बे में ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल भारत में चलेंगे, यानी अंग्रेजों के सिक्के भारत में, अब पूरे भारत में चलाए जाने लगे। कितना बड़ा राइट मिल गया इनको, कितनी बड़ी पावर मिल गई। तो देखिए मतलब किस तरीके से ये पावरफुल होते चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। इसमें इतना ही नहीं, चौथा पॉइंट था, सूरत में भी व्यापार करने की छूट मिल गई। सूरत में भी आप व्यापार करिए। इस फरमान द्वारा कंपनी को सूरत में व्यापार करेंगे और कोई आयात निर्यात कर नहीं देना पड़ेगा, यानी सूरत में भी व्यापार करने का राइट मिला, सूरत में व्यापारिक राइट मिल गया, व्यापारिक अधिकार मिल गया, और इसके बदले में इन्हें कोई आयात निर्यात कर नहीं देना होगा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स इन्हें देने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि जो फर्रुखसियर ने इनको दिया, जो 1717 का फरमान है, उसके तहत अंग्रेजों को कितना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। तो अंग्रेजों को इसने खुले दिल से बहुत सारी छूट दे दी भारत में, तो ये अंग्रेजों के लिए तो मैग्ना कार्टा हो गया, है ना। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है ऑर्म महोदय, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ऑर्म महोदय ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये एक ऐसा अधिकार पत्र होता है जब ब्रिटेन के शासक ने 1215 में अपनी जनता को कुछ राइट दिए थे पहली बार, तो जब किसी को ज्यादा राइट मिल जाते हैं तो उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से कर दी जाती है। तो इस शाही फरमान को और महोदय ने क्या बोला है, ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए 1717 तक आते आते अंग्रेजों को कितने सारे राइट भारत में प्राप्त हो जाते हैं, तो काफी पावरफुल हो जाते हैं। तो यहां तक ये हमारी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी कि किस तरीके से भारत में अपना सिक्का अंग्रेज जमाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के जो संघर्ष है, कर्नाटक वार है, उसको पढ़ेंगे, और
फिर हम यहीं से 1717 के फरमान से उठाएंगे और बंगाल में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व स्थापित होगा प्लासी और बक्सर में, ठीक है, वो यहीं से कनेक्ट करेंगे। तो आज क्लास हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और कल हम लोग मिलेंगे फ्रांसीसियों के साथ। अब आप हमें वॉइस चैटिंग में अभी बताएंगे कि क्लास कैसा रहा, और फिर आप ग्रुप में, जो आप लोगों का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, रविंद्रनाथ इंस्टीट्यूट गर्ल्स उनका अलग ग्रुप है, और रविंद्रनाथ इंस्टीट्यूट बॉयज उसका ग्रुप अलग है। अपने ग्रुप में आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, वो इसलिए कि ताकि जो दूसरे लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनको लगे कि क्लास कितना अच्छा चल रहा है। तो एक बार हम आपको वॉइस चैटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, एक बार हमें बताइए कोई डाउट तो नहीं कहीं पर, और फिर आप नो सर। कैसा रहा? बहुत अच्छा गई क्लास। बहुत अच्छा। यस सर। यस सर। ओके, आज सबमिट इशू नहीं हुआ। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है सर मेरा। गौरव, ओके। तो ग्रुप में आप लोग मैसेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और चूंकि अब मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन ही ऑप्शन है तो ऑनलाइन में ही हम लोग अच्छा करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं कल हम लोग, और ग्रुप में मैसेज जरूर करिएगा।